सयाम काफ़ी लेट घर आया था। जब उसे असफन साहब लाउंज में बैठे उसी की इंतज़ार में नज़र आए थे, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करता सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। जब उनकी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। 2 लम्हे बाप को भी दे दो जो इसी घर में रहता है, असफन साहब ने कड़क लहजे में कहा तो वो अपनी जगह पर रुका मगर पलटा नहीं। कहें क्या काम है, सयाम ने संजीदा लहजे में कहा तो उन्होंने माथे पर बल सजाए। क्या मतलब है, जब काम होगा तभी मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। असफन साहब खड़े होते उसके करीब आए तो उसने बेजारी से सर झटका। बिना मतलब के अपनी औलाद को आप लोग मुंह लगाते कब हैं जो मुझसे अच्छाई की तवक्को रख रहे हैं। सयाम ने एक आईब्रा उठाते तंजिया लहजे में कहा तो असफन साहब ने जबड़े भींचे। ये मेरा घर है, कोई पागल खाना नहीं है जहाँ तुम किसी भी सरफिरे इंसान को उठाकर बसा दोगे। कब तक रहेगी ये पागल लड़की यहाँ पर, असफन साहब ने सख्त लहजे में कहा। जब सयाम के तासुरात स्पाट हुए और हेज़ल ब्राउन आंखों में अंधे की आग उमड़ आई। रोहा को पागल कहना उसे उस वक्त इस कदर बुरा लगा कि अगर असफन साहब की जगह कोई और होता तो वो यकीनन उसकी ज़ुबान खींच लेता। उसने गहरी सांस भरते अपने चेहरे पर हाथ फेरा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। डैड, पहली बात ये मेरा घर भी है, मैं यहाँ अगर किसी की मदद के लिए उसे ले आया हूँ तो आप इस तरह उसे जलील नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, रोहा के बारे में आइंदा ऐसे अल्फाज कहने से इज्तनाब बरतिएगा। उसने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और असफन साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे कि गुस्से के मामले में उनके दोनों औलादें पागल थीं। फिर उनके सामने कोई भी खड़ा और लिहाज नहीं रहता था। असफन साहब ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा और कदम कदम चलते उसके करीब आए, जबकि यारम भी अपनी नज़रें उन्हीं पर टिकाए खड़ा था। उन आंखों में ये जुनून की आग जो हिचकोले खा रही थी, उसे यहीं ठंडा कर दो बरखुरदार। इन आंखों में ये जुनून की जो आग हिचकोले खा रही है ना, इसे यहीं ठंडा कर दो बरखुरदार। ये मेरा घर है और तुम मेरी औलाद हो। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसलिए कल के कल उस लड़की को किसी पागल खाने में जमा करा कर आओ जाकर, या किसी अस्पताल में, लेकिन मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। एंड दैट्स फाइनल। ठहर ठहर कर बोलते वो सयाम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा गए। वो वापस जाने के लिए पलटे। जब सयाम के लफ्ज़ों पर उनके कदम रुके थे, तो ठीक है, कल मैं और रोहा यहाँ से चले जाएंगे। आपको आपकी इज्जत और ये घर दोनों मुबारक हों। वो पॉकेट्स में हाथ फंसाते हुए जताते हुए बोला तो असफन साहब गुस्से से पलटे। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या बक रहे हो तुम, वो गुस्से से घुराए तो सयाम तंजिया मुस्कुराया। तुम क्यों जाओगे यहाँ से, उस लड़की को निकालो यहाँ से। लगती क्या है वो तुम्हारी जिसके लिए तुम ये घर छोड़ने की बात कर रहे हो। वो बुरी तरह धाड़े के लिजा बेगम और बीजान भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। वो मेरी कुछ भी लगती हो, लेकिन आप लोगों में तके की इंसानियत नहीं। अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया मुझे, आप लोग तो अपनी सगी बेटी के नहीं हुए। उसे उठाकर उस मगरूर इंसान यारम सुल्तान के हाथों में थमाए, ये जाने बगैर कि आपकी बेटी सही थी या गलत। वो कैसा सलूक करता होगा उसकी परवाह किए बगैर। आप लोग यहाँ सुकून से जी रहे हैं, मेरे यहाँ रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। वो सच्चाई को उनके मुंह पर मारता एक शिकवा कुनाह नज़र अपने माँ बाप पर डाल गया, जिनकी आंखों में बेयकीनी और आंसू थे। ये बात सुनते, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, आप यहाँ से क्यों जाओगे सयाम। इस लड़की को जाना चाहिए यहाँ से। मेरा बेटा क्यों जाएगा अपना घर छोड़कर, इतने सालों बाद तो घर आए हो बेटा, लेकिन इस पागल के लिए तुम ऐसा करोगे। वो नम आंखों में रोहा के लिए नफरत लिए बोली तो सयाम ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते अपने बाप को देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा हूँ। आप लोगों को आप दोनों की अय्याशियाँ मुबारक हों। वो उन दोनों को एक नज़र देख कहता वापस पलट गया, जबकि लिजा बेगम और असफन साहब खामोश सख्ते की हाल में खड़े उसको वहाँ जाता देख रहे थे। लिजा बेगम ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। बेटी ने शादी के बाद पलट कर नहीं देखा था और बेटा भी ये घर छोड़ने की बातें कर रहा था। वो रोती हुई सोफे पर ढह गई थी। क्या उनके दिलों में अपने माँ बाप के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो रोती रोती सोफे पर ढह सी गई, जबकि असफन साहब गुस्से से अपने कमरे में चले गए। वो आईने के सामने खड़ा खुशगवार मूड के साथ अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। नज़रें पीछे मुस्कुराती बैठी अपनी बीवी पर टिकी थी, जो लेमन कलर के ड्रेस में हल्के हल्के मेकअप में खुले बालों के साथ हथेलियां बिस्तर पर जमाए बैठी थी। जावियार ने आंखें छोटी करके उसे देखा, जो बिला वजह मुस्कुरा रही थी। मेरी शक्ल पर क्या कोई जोक लिखा है, जावियार ने पलट कर एक आईब्रा उठाते कहा तो हानम ने पतीसी निकालते सर नफ़ी में हिलाया। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों का टांका फिक्स कैसे हो गया। मतलब मैं इतनी प्यारी मासूम चुलबुली सी, और कहाँ आप उल्टी खोपड़ी बिना मगज़ के कड़वे करीले। वो पुरसोच लहजे में बोली तो जावियार ने अपनी इतनी खूबसूरत तारीफ सुनते माथे पर बल डाले। एक्सक्यूज़ मी, ये तुम्हारे दिमाग में इतनी बकवास डिक्शनरी डाउनलोड किसने की है। मेरे या किसी और के दिमाग में तो इतनी फजूल तरीन बातें नहीं आती। जावियार ने चबा चबा कर कहा,
मतलब आप मानते हैं ना कि मेरे पास दिमाग है और आपके पास नहीं है। वो उसको करीब आते देख अचानक से उठकर बेड की तरफ भागते हंसते हुए बोली तो ज़ावियार पीछे भागा। तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो हानम भागते बिस्तर पर चढ़ते दिल के मकाम पर हाथ रख दी, गहरी गहरी सांस भरने लगी। देखें, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आपकी सच्चाई नहीं बताऊंगी आइंदा, वो उसे कन्विंस करते हुए बोली। जब ज़ावियार ने सरस बात में हिलाते अचानक बिस्तर पर चढ़ते उसकी कलाई को थामा। वो जो इस अचानक होने वाली हरकत पर आंखें फाड़ती अपना हाथ छुड़वाने लगी। कहाँ भाग रही हो? मेरे मुंह से भी तो सच्चाई सुनती जाओ मेरी जान। ज़ावियार ने उसके गिर्द मजबूत करीब करते उसे अपने करीब किया तो उसके सीने से आ लगी और धड़कते दिल के साथ उसके सीने पर हाथ रख गई। ज़ुबान ऐसी तालू से लगी जैसे कभी हिली भी ना हो। ज़ावियार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसका फीका पड़ता रंग देखा। लगता है ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वो हानम की आंखों पर फूंक मारता उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया। उसके घने बालों को कैचर से आज़ाद करते ज़ावियार ने अपने हाथों में लिया, जो रेशम की तरह फिसलते चले गए। ज़ावियार के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ तो वो चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था, अपनी मुस्कान भी छुपा गया। वैसे भी तुम्हारी नज़र में तो मेरे पास दिमाग है ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा ऑफिस जाने का? वो धीमी धीमी सरगोशी करता उसके कान में बोला तो उसके जिस्म से रूह खींचने लगा। उसके लम्स की शिद्दत से हानम को अपनी जान निकलती महसूस हुई, जबकि लफ्ज़ों ने अलग हरारत बख्शी। मैं मम्मा मजाक कर रही थी, छोड़े मुझे प्लीज़। वो बेबसी से अपने लफ्ज़ वापस लेते मिन्नत करने लगी, जबकि ज़ावियार तो वाकई अपने कहे पर अमल पैरा होने का मूड बना चुका था। अपने पैरों से उसका पैर लॉक करते ज़ावियार ने उसे एक झटके से नीचे गिराया था, जबकि वो खुद खड़ा तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसी को देख रहा था। हानम ने आंखें फाड़े उसका ये रूप देखा जो उसका होश उड़ा चुका था। वो थूक निगलती उठने की कोशिश करने लगी जब ज़ावियार को अपनी पहनी शर्ट के बटन खोलते देख वो थूक निगलती थम चुकी थी। ज़ावियार ने शर्ट सोफे पर फेंकी और एक घुटना बिस्तर पर टिकाते उस पर झुका तो डरकर आंखें मीचती अपने हलक से निकलने वाली आवाज़ पर काबू नहीं पा सकी और डरकर जोर से चीखने लगी। ज़ावियार ने हवन्नकों की तरह उसे देखा जो उसके करीब आने पर ऐसे चीख रही थी जैसे वो कोई जिन हो और उसे अभी अपना डिनर बना लेगा। उसने दांत भींचते हानम के होंठों पर अपनी हथेली जमाई और दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। उसे अपना मूड बुरी तरह बर्बाद होता नजर आया उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से। शट अप सिली कर, चीख क्यों रही हो? ज़ावियार गुस्से से दबा दबा उस पर चीखा जो उसके मुंह पर हाथ रखने के बावजूद भी मजामत करती चीख रही थी। लेकिन ज़ावियार के धरने पर आंखें छोटी हैरत से करके उसे देखने लगी, फिर अपने मुंह पर उसका जमा हाथ देखने लगी। एक उसकी आंखों में गुस्सा था, एक की आंखों में गुस्सा था जबकि दूसरी की आंखों में अपनी की जाने वाली बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी। वो दोनों भी एक दूसरे को देख ही रहे थे जब दरवाज़ा खटखटाया गया। हानम बेटा, तू ठीक है मेरी बच्ची? दरवाज़ा खोल। बाहर से दादू की आवाज़ सुनते हानम ने थूक निगलते वापस ज़ावियार को देखा जो आंखों में गुस्से की तपिश लिए उस पर झुका उसी को ही देख रहा था। सॉरी, वो रूहान सी होते धीमी आवाज़ में बोली जब ज़ावियार गुस्से से उस पर से उठता, अपनी शर्ट को उठाकर कबर्ड में पटकता, दूसरी प्रेस हुई शर्ट निकालता, चेंजिंग रूम में जाते धार से दरवाज़ा बंद कर गया। हानम ने डर कर आंखें मीच कर खोली और फिर से उसे नाराज़ कर चुकी थी। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, अपने शोहर के इस तरह करीब आने पर कौन ऐसे डर कर चीखता है। अब वो बाहर सबको क्या जवाब देगी? वो मरे मरे कदम उठाती, पहले आईने की तरफ बढ़कर अपना हुलिया दुरुस्त करती, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ते दरवाजे की तरफ बढ़ते उसे खोल गई थी जो कब से बज रहा था। दरवाज़ा खोला तो दादू और जायान को देख उसने थूक निकला। क्या हुआ मेरी बच्ची, तो ऐसे चीखी क्यों? कुछ हुआ है क्या? मेरा तो दम ही निकलने लग गया था कि पता नहीं क्या हुआ। और जावी कहाँ है? दादू हड़बड़ाकर बोलती अंदर आई जहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, जबकि जायान भी कमरे में दाखिल होता चारों तरफ देखने लगा। उसे लगा कोई छिपकली वगैरह होगी, तभी हानम चीखी है, भाभी कोई छिपकली थी क्या? मुझे बताएं, मैं एक्सपर्ट हूँ। वो कॉलर उचकाते बोला, जबकि हानम जो कब से कंफ्यूज थी कि क्या बोले, जायान के मुंह से बात सुनती फ़ौरन बहाना बना गई, जिज्जी दादो छिपकली थी, इसीलिए मैं देखकर डर गई, हानम ने लड़खड़ाते हुए कहा जब उसी वक्त चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुला और संजीदा सा ज़ावियार बाहर निकला। तो ये कहाँ था? इसने छिपकली को नहीं मारा? दादू ने ज़ावियार को देखकर पूछा तो
ज़ावियार ने घूर कर हानम को देखा, जो नज़रों ही नज़रों में उसे सॉरी कह रही थी, लेकिन सामने नो लिव का साइन उसे साफ नज़र आ रहा था। आपकी बहू बहुत डरपोक है दादो, इसे मुकाबला करना सिखाएं। अगर मैंने सिखाया तो इसकी चीखों की भी परवाह नहीं करूँगा। ज़ावियार संजीदगी से हानम को देखकर बोला तो दादो ने ज़ावियार की बात पर उसे गौर से देखा, जो उन्हें समझ नहीं आई थी। लेकिन दूसरी नज़र हानम पर पड़ी, जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। वो एक अच्छी उम्र की खातून थी। ज़ावियार का गुस्सा, उसकी मायने के इस बात पर हानम का दहकता रूप उन्हें बहुत कुछ समझा गया। जबकि सायान भवन्नकों की तरह हम दोनों को देखता बात समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर छिपकली ही थी तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी। लेकिन फिर सोचकर सर झटक गया। उसके भाई को गुस्सा करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत थोड़ी होती है, वो तो वैसे भी ज्वालामुखी बना फिरता था। ज़ावियार अपनी कहता वहाँ से जा चुका था, जबकि दादो और ज़ायान के सामने ज़ावियार की इस तरह की बात पर हानम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। भाभी कोई छिपकली है तो मुझे बताएं, मैं मार देता हूँ। ज़ायान ने आगे बढ़ते अपनी खिदमत पेश की तो दादो ने उसके बाजू पर हाथ मारा। कोई छिपकली नहीं, चल जा अपना काम कर। दादो के झटकने पर वो मुंह बनाता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि हानम तो नज़रें झुकाए वहीं खड़ी थी। जब दादो उसके करीब आते, उसका हाथ थामती उसके साथ बेड पर बैठी। तू ठीक है ना बेटा? दादो ने मुस्कुरा कर पूछा तो वो सर हिला गए। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? दादो के एक और सवाल पर हानम ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर सर हिला गए। तो फिर ये ज़ावियार को क्या हुआ है? दादो ने दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा तो हानम मुंह बनाती सर झुका के। वो दादो छिपकली। हानम फिर उनसे झूठ घड़ने लगी, क्योंकि वो सच कैसे बताती? छिपकली की बच्ची, मुझे सच बता। दादो ने उसके सर पर मारा तो वो रूहानसी हुई, लेकिन कुछ ना बोली। तो दादो को अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ। देख बेटा, मैं जानती हूँ मेरा पोता बड़ा खड़ूस है, लेकिन उसके मिजाज के पीछे उसका माजी छुपा है। दादो ने बात का आगाज़ कुछ इस तरह किया कि वो अपनी शर्मिंदगी को भुलाकर उनकी बात पर गौर करने पर मजबूर हुई। तो हमारे साथ साथ उसकी भी पसंद है। ये बात हम सबके लिए शुरू शुरू में नाकाबिले यकीन थी। उसकी माँ जैसी भी थी, उसने जो भी किया था, उस सब के बाद भी उसने तुझसे शादी का फ़ैसला किया। इसकी माँ ने जो कुछ इनके साथ वजाहत के साथ किया, वो सब कुछ ज़ावियार कभी नहीं भुला पाया। इसकी माँ की बातें और उसके अल्फाज, उसकी हरकतें, वो अपनी माँ जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। ये वो चीज़ें थी जो उसके जहन से या आंखों से शायद कभी ना मिट सके। वो हमेशा कहता था कि वो अपनी माँ जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, जिसकी कोई ख़ास पहचान नहीं होगी, जो गरीब होगी, जिसकी कोई ख़ास पहचान नहीं होगी। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में तू आई और तेरे लिए उसने अपने सारे असूलों पर बहुत मेहनत से, मोहब्बत से लात मार दी। दादो ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, जो बहुत गौर से उन्हें सुन रही थी। वो तुझसे बहुत उम्मीदें लगा कर बैठा है, तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैं जानती हूँ ना चाहने के बावजूद भी ज़ावियार के दिल में एक डर छुपा बैठा है। वो ना चाहने के बावजूद भी तुझे अनजाने में ही सही, लेकिन तेरी हर बात अपनी माँ से ज़रूर कंपेयर करेगा। दादो की बात पर हानम ने हैरत से उन्हें देखा, जिस पर दादो ने उस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा, और मैं जानती हूँ तो उसकी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी। तो उसकी माँ की जैसी नहीं है। मैं तुझ में मोहब्बत करने वाली, लोगों के दुखों को अपना दुख समझने वाली लड़की देख चुकी हूँ, जो अपनी मोहब्बत और सच्चाई से सबको अपना गर्विदा बना लेगी और इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निखार कर आगे बढ़ाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ावियार के दिल से हर डर मिट जाएगा। दादो ने नम लहजे में कहा तो वो उनकी बात का मफहूम समझती सर हिला गई। बेटा, शोहर को बीवी से बहुत उम्मीदें होती हैं और ये गलत नहीं है। हक रखता है वो अपनी बीवी पर। मैं जानती हूँ तुम अपनी मोहब्बत में सब कुछ ठीक कर दोगी। दादो ने ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे समझाना चाहा तो वो नज़रें झुका गई। अपनी मोहब्बत से उसे मना लेना, और अगर ज़्यादा नखरे दिखाए तो मुझे बताना, एक लगाऊंगी उस खूते को भी मैं। वो जानती थी, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझती थी। अपनी बेवकूफ़ी पर वो खुद को जितना कोसती उतना कम था, लेकिन उसे यकीन था वो अपने खड़ूस छोर को अब मना ही लेगी। पूरा दिन गुजर गया उस लड़की के बारे में सोचते, जो उसके शोहर की ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। वो ऐसी ही थी, जो चीज़ उसकी थी वो उसे मुकम्मल चाहिए थी। और यारम सुल्तान के लिए वो किस हद तक जुनून रखती थी, ये चीज़ उसे अब अंदर ही अंदर खा रही थी कि यारम के दिल में कोई और लड़की थी। क्या वो अब भी उसके दिल में थी? ये सोच उसके जहन में आई तो पूरा बदन हसद की आग में जलता आग बन गया था। हरे रंग के सूट में, खुले बालों में, वो सीने पर हाथ बांधे स्विमिंग साइड पर खड़े तैरते पानी पर नज़रें टिकाए गहरी सोच में थी। दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। यारम ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने कोट को बिस्तर पर फेंकते चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। दाएं तरफ ग्लास डोर खुला नजर आया तो वो उस तरफ बढ़ गया, जहां वो उसे पूल के करीब खड़ी नजर आई थी। यारम ने उसे ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। मशरकी लिबास पहने,
वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से इजहार करे ये हो ही नहीं सकता था। वो अच्छी तरह उसकी आहट महसूस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी खामोश रही। यारम ने अपनी आस्तीनों को कोनियों तक मोड़ा और उसके बराबर खड़े होते दोनों हाथों को पॉकेट में फंसाया। उसके चांद से चेहरे पर नज़रें टिकाईं, लेकिन उसने अपनी नज़रों का जाविया नहीं बदला। कुछ दिनों से एक अलग अरीशा दिख रही थी उसमें। वो अच्छी तरह समझ रहा था वो ऐसे खामोश खामोश क्यों रहने लगी है। नाराज़ हो? यारम ने गला खंगारते हुए पूछा तो वो कुछ ना बोली। यारम ने आगे हाथ बढ़ाए, अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छुआ तो अरीशा की उंगलियों में हरकत हुई। नहीं, वो एक लफ्ज़ बोलते खामोश हो गए। नज़रों का रुख अब भी वहीं था। यारम को चिढ़ होने लगी थी। ये नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती थी और अब वो भी यही चाहता था। उसकी उंगलियों को खींचते यारम ने उसका हाथ अपने हाथ में कैद किया तो वो लड़खड़ा कर उसकी तरफ पलटी, लेकिन खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी नाजुक सी जान पर जुल्म कर रही हो, खुद को इतना जलाकर? यारम ने नज़रें कभी उसके होंठों पर तो कभी उसकी आंखों पर टिकाते सवाल किया, तो वो खामोश नज़रों से उसे देखने लगी, बोली कुछ नहीं। यारम ने उंगलियां उसकी उंगलियों से उलझाईं तो अरीशा ने नज़रें उसकी हड्डी पर टिकाई जिससे उसे इश्क था। वो महवियत से उसे तकने लगी, जबकि वो खुद उसके हसीन चेहरे के नकूश में खोने लगा। सारी थकावट उसका हसीन चेहरा देखते ही दूर हुई थी। यारम ने हमेशा की तरह आगे बढ़ते उसकी जबीन को चूमा तो वो आंखें बंद कर गई। उसका लम्स अपनी आंखों पर मिला तो ऐसा लगा जैसे अंदर सुलगती आग पर किसी ने ठंडा पानी गिरा दिया हो। फिर अपनी नाक पर लबों की हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने होंठों को ढीला छोड़ते सांस खारिज की। यारम ने उसके सुर्ख गाल पर अपने लब जमाए तो अरीशा ने उसकी घनी दाढ़ी की चुभन पर आंखें मीची, मगर वो पीछे नहीं हटा। यूं ही उसके गाल की नरमाहट महसूस करता रहा, लेकिन अरीशा ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो कुछ देर में उससे दूर हुआ तो उससे आंखें बंद किए हल्का हल्का सा लरसते देख यारम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई। नाजुक इतनी हो कि मैं हाथ भी लगाता हूँ तो कांपने लगती हो, और दूसरी तरफ मेरे लिए इस दुनिया को आग लगाने की भी बातें करती हो। क्या समझूं मैं अरीशा यारम सुल्तान? वो उसके बालों को एक तरफ कान के पीछे करते कंधे से हटाता अपना चेहरा झुकाता। गहरा सांस भर गया कि अरीशा ने उसके हाथ में मुकीद अपने हाथ को मजीद सख्ती से उससे बांध दिया। उसकी सांसों की तपिश पर वो माथे पर बल डाले तड़प सी गई। जब वो दूर होता तब भी तड़पाता था और जब करीब आता तब भी जान निकालता था। अरीशा से उसके करीब सांस खींचना दूभर हो गया। वो एकदम उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर धकेलते अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस भरने लगी, जबकि यारम जो उसकी खुशबू में सब कुछ भुला गया था उसके इस तरह झटकने पर एक कदम दूर हुआ, माथे पर पल पड़े। वो जानता था अरीशा से उसकी कुर्बत बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। वो नाजुक लड़की थी कि वो जब भी उसके ऐसे करीब आता उसका बदन लरजने लगता, लेकिन ये जानने के बावजूद भी यारम ने गुस्से से उसकी कलाई को सख्त करीब में लेते उसकी कमर से लगाते मरोड़ा था कि अचानक इस उफ्ताद पर तकलीफ से आंखें मीचती वो उसके सीने से आ लगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह झटकने की? वो गुस्से से उसके मुंह पर धाड़ा तो अरीशा जो तकलीफ से आंखें मीचे हुए थी गुस्से में माथे पर बल सजा गई। जैसे आपकी हिम्मत हुई थी मुझे झटकने की? वो पूरी तरह झटपटाते गुस्से से गुर्राई तो यारम ने जबड़े भींचे। मैंने उसके लिए माजरत कर ली थी, यारम ने चबा चबा कर कहा तो अरीशा संजीदगी से उसकी नीली सुर्ख अंगेज आंखों को देखने लगी। लेकिन मैं नहीं करूँगी, छोड़े मुझे यारम सुल्तान। वो साफ इनकार करते फिर झटपटाई तो यारम ने बगौर उसे देखा जो उस वक्त बिल्कुल पूल के किनारे पर खड़ी थी। एक झटके की देर थी और वो सीधी अंदर गिरती। माफ़ी मांगो, यारम ने दो हरफी लफ्ज़ कहकर उसकी सुनहरी आंखों में देखते कहा जो बेहद ज़िद्दी थी। मैंने कहा छोड़े मुझे। वो अपना हाथ उससे छुड़वाते फिर झटपटाए। ठीक है, छोड़ दिया। यारम ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और झटके से उसका हाथ छोड़ा तो वो सीधी पूल में जा गिरी। पानी के छींटे यारम के चेहरे और शर्ट पर आते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। वो दांतों तले लब दबाता पॉकेट में हाथ फंसा गया। अरीशा हैरत से पानी से अपना चेहरा बाहर निकालते बालों को पीछे करते गुस्से से बल खाती उसे घूरने लगी। जो मुस्कुराता हुआ उसी को देख रहा था